हेलो दोस्तों, आपका अपने स्टडी ऑल मटेरियल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत दिनों के अंतराल के बाद हम आज जैसा कि नोटिफिकेशन सीटेट 2022 का आया हुआ है और दोस्तों इसमें हम आज आपको सीटेट से रिलेटेड ईवीएस के कुछ तथ्य बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाले हैं। दोस्तों, इसका आप ध्यान दीजिएगा कि जितना हम बता रहे हैं आप इसको लिख लीजिएगा, अन्यथा नहीं लिख रहे हैं तो आप इसको सही से याद कर लीजिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा, यह गारंटी के साथ है दोस्तों। इसीलिए आप सही से मन लगाकर पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा और लिखिएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यह सीटेट ईवीएस सीटेट यानी पर्यावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट, टीचिंग, शिक्षण यानी टीचिंग मतलब होता है पढ़ना यानी सीखना सिखाना, ठीक है, टीचर। उसके बाद दोस्तों सामाजिक प्रक्रिया, समाज में जो सीखते हैं, सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से, समाज की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे, छात्र, शिक्षक, व्यक्ति सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली यानी आपको हम बता दें, पर्यावरण शिक्षण में राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली, लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली और हस्तक्षेप शिक्षण प्रणाली, ये 3 प्रणाली हैं। इन 3 प्रणालियों के अंतर्गत आपको हम 12 क्वेश्चन आज याद कराएंगे, उसके उपरांत और आगे की ओर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। पहला आप देख लीजिएगा, ये राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली है, इसके बारे में हम बताएंगे। राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली क्या है, लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली क्या है, हस्तक्षेप शिक्षण प्रणाली क्या है, इसके अंतर्गत आज हम आपको सारी जानकारी देंगे। इससे बनने वाले क्वेश्चन के बारे में भी बताएंगे और लिखित सहित, ठीक है। तो राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली जो है दोस्तों, शिक्षक से रिलेटेड होता है। इसमें शिक्षक की सारी भूमिका होती है राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली में, और लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली में बालक की भूमिका होती है, यानी विद्यार्थी केंद्रित लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली होती है। और हस्तक्षेप शिक्षण प्रणाली भी शिक्षक और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण प्रणाली होती है। दोस्तों आगे चलते हैं, ये जानते हैं राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली। इसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है राजतंत्रात्मक। सीटेट में ऐसे ही पूछा जाता है दोस्तों, हमने इसको शॉर्टकट में बताया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और आप अच्छे से याद करके एग्ज़ाम में अपना भूमिका निभा सकें सही से, ठीक है। राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली होता है। राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली को अन्य किस नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन आता है। राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली है, जिसको शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली को शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के केंद्र में कौन होता है, तो आप बताएंगे राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के केंद्र में शिक्षक होता है। कौन होता है, शिक्षक होता है, ठीक है। राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के केंद्र में शिक्षक होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आएगा, राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली का व्यवहार कैसा होता है, तो आप बताएंगे इसमें व्यवहार एकात्मक होता है। एकात्मक का मतलब है कि इसमें शिक्षक एक रूपीय व्यवहार करता है, यानी वो अपनी मनमानी करता है, वो अपने तरीके से अब नियम कानून अपना बनाएगा, अपने तरीके से बच्चों को, छात्रों को पढ़ाएगा, ठीक है। इसमें वह अपनी मनमानी करता है, वह अपनी व्यवहारिकता दिखाता है, ठीक है। राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली शिक्षक का अपना मूल्य व्यवहार कैसा होता है, तानाशाही व्यवहार होता है। जैसा कि मैंने बताया, तानाशाही व्यवहार होता है, यानी वह अपनी मनमानी करता है, वह अपने तरीके, अपने हिसाब, अपने नियम कानून के तहत आपको पढ़ाएगा। आपको सिर्फ रटन विद्या यानी आपको पढ़ना रहेगा, वो जो पढ़ाएगा वही आप पढ़ेंगे, ठीक है।
राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली का मूल व्यवहार तानाशाही व्यवहार प्रस्तुत करता है। ठीक है, राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के ये ऐसे तथ्य हैं दोस्तों जिसको आप सही से, इसको मैंने एक रूप ये कर दिया है कि आप इसको याद। राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे शिक्षक केंद्रीय शिक्षण प्रणाली के नाम से जानते हैं। राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के केंद्र में कौन होता है, तो राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के केंद्र में शिक्षक होता है। राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के व्यवहार कैसा होता है, तो आप बताएंगे राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली का व्यवहार एकात्मक होता है। आप फिर उसके बाद बताएंगे राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली का मूल्य कैसा होता है, यानी राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के शिक्षक का मूल्य कैसा होता है, तो तानाशाही होता है। क्या होता है, तानाशाही। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली है, ये दूसरा हेडिंग है आपका। इससे बनने वाले क्वेश्चन को आइए देखते हैं। लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली को बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली कहते हैं, यानी बालक केंद्रित शिक्षा प्रणाली। बालक जैसा चाहेगा वैसे ही शिक्षक उसको पढ़ाते हैं, उसके अनुरूप उसके प्रतिरूप पढ़ाते हैं। क्योंकि दोस्तों बाल केंद्रित, ये प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली के तहत हर एक विद्यालय में चल रहा है। उसी के अनुरूप, उसी के सापेक्ष व्यक्ति, बालक और छात्र को शिक्षण अधिगम दिया जा रहा है शिक्षक के द्वारा। ठीक है, लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के केंद्र में सदैव बालक को रखा जाता है। लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के केंद्र में किसको रखा जाता है, तो आप बताएंगे बालक को रखा जाता है, यानी बालक यानी विद्यार्थी, शिक्षार्थी। ठीक है, और लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक जो है शिक्षार्थी से यानी बालक से दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और दोनों एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। दोनों एक दूसरे से वार्तालाप कर आदान प्रदान जिसको बोल सकते हैं करते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और आदान प्रदान करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली में मानवीय व्यवहार होता है। लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का कैसा व्यवहार होता है, तो आप बताएंगे लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का मानवीय व्यवहार होता है। किसके प्रति, शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी के प्रति, छात्र के प्रति, बालक के प्रति। ठीक है, और लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली के ये बिंदु फिर मैंने वैसे ही बता दिया है कि इसमें कौन होता है। लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली होता है, जो वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय शिक्षा प्रणाली है। इसको हम केंद्र बालक के, लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के केंद्र में बालक होता है। लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली का व्यवहार अंतःक्रिया होता है। लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली का मूल्य व्यवहार कैसा होता है, तो मानवीय व्यवहार होता है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक दूसरे को आदान प्रदान यानी वार्तालाप, यानी शिक्षार्थी दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, दोनों एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, हस्तक्षेप रहित शिक्षा प्रणाली को जानते हैं। हस्तक्षेप रहित शिक्षा प्रणाली को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो शिक्षण प्रणाली को सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली के केंद्र में कौन होता है, तो आप बता सकते हैं कि केंद्र में सदैव बालक होता है। हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली के केंद्र में सदैव बालक होता है। हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली में शिक्षक की भूमिका यानी स्वतंत्र रूप से छोड़ देता है। शिक्षक जो है हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली में शिक्षार्थी यानी बालक को, बालक को, शिक्षार्थी को, छात्र को स्वतंत्र रूप से छोड़ देता है। किसके लिए, सीखने के लिए, कि वह स्वतंत्र रूप से फ्री है, वह जो भी उसकी इच्छाएं हैं, जो भी उसकी सीखने की योग्यता है वह सीख सकता है। वह अपने अनुरूप अपने सीखने रुचि के प्रति वह कुछ भी कर सकता है, सीख सकता है, स्वतंत्र रूप से छोड़ देता है शिक्षक हस्तक्षेप रहित शिक्षा प्रणाली में शिक्षक बालक को। ठीक है, हस्तक्षेप रहित शिक्षा प्रणाली की ये तथ्य मैंने एक रूप ये करके आपको बताया है। ये हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली है, इसको आप बना लीजिएगा डायरेक्शन ऐसे, और आपको जिससे आसानी से याद करने में। अब इसमें आप हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली को हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली कहते हैं। सृजनात्मक तो सृजन करना, ठीक है, याद करना, ठीक है,
केंद्र यानी सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत क्या कौन आता है? केंद्र में बालक होता है, इनका व्यवहार स्वतंत्र रूप से होता है, मूल्य क्या है इनकी? मूल्य रचनात्मक मूल्य है इससे, ठीक है। सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली की रचनात्मक मूल्य है। दोस्तों अब आते हैं पर्यावरण शिक्षण। पर्यावरण शिक्षण जो है वातावरण, बालक, अंतःक्रिया, समझ, ये तीनों अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण शिक्षण क्या है इसके बारे में जानते हैं। पर्यावरण शिक्षण क्या है? पर्यावरण या बालक के मध्य अंतःक्रिया जो होता है उसकी समझ को स्थापित करना ही पर्यावरण शिक्षण कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि पर्यावरण शिक्षण क्या है तो आप बताएंगे पर्यावरण या बालक के मध्य जो अंतःक्रिया होता है उसकी समझ को स्थापित करना पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। शिक्षक को चाहिए पहले इन 3 चीज़ों को बताएं, ठीक है। क्या बताएं? पहले प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है। आर्थिक मतलब संरक्षण देना, सामाजिक मतलब समाज से, प्राकृतिक मतलब वातावरण से, ठीक है। पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालक को स्कूली जीवन को बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना होता है। ये एनसीएफ 2015 के अनुसार है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। हिंदी में एनसीएफ को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अंग्रेजी में एनसीएफ को बोलते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। और पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है कि बालक को स्कूली जीवन के साथ बालक को स्कूली जीवन के साथ तो जोड़ना ही चाहिए और उसके साथ साथ उसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको यानी बाहरी वातावरण के साथ भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि बाहरी वातावरण के साथ यदि बालक नहीं जुड़ता है तो उसको पूर्ण रूपेण ज्ञान यानी शिक्षण प्राप्त नहीं होगा, वह सफलतापूर्वक शिक्षण को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वह इसीलिए आप यानी इस बालक को, शिक्षार्थी को बाह्य वातावरण से ज़रूर जोड़िए। उसको बाह्य वातावरण यानी सामाजिक प्रक्रिया में ज़रूर उसको ले जाइए जिससे वह अपने अंदर छिपे हुए ज्ञान को बाहर निकाल करके अच्छे से उसको विकसित कर सके, ठीक है। स्कूली जीवन, 4 दीवारी ज्ञान, नियमानुसार शिक्षा, सैद्धांतिक ज्ञान, रटतोता ज्ञान, किताबी ज्ञान, ठीक है। बाह्य वातावरण जन अब देख लीजिए दोस्तों, इसमें मैंने इसको बताया कि स्कूली ज्ञान में 4 दीवारी ज्ञान यानी नियमानुसार ज्ञान प्रदान होगा। आपको 4 दीवारी में बंद करके पढ़ाया जाता है। सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है सिद्धांतों के रूप में, और रटतोता यानी ज्ञान के किताबी ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। वाह परिवार में जो क्या है कि परिवार में आप सीखेंगे, पास पड़ोस में सीखेंगे, खेल के मैदान में आप सीखेंगे, दोस्त भाई बंधुओं के साथ सीखेंगे, मतलब बाहरी ज्ञान आपको प्राप्त होगा। जब तक आपको बाहरी ज्ञान मतलब औपचारिक शिक्षा के साथ साथ आपको ज़्यादा ज़रूरत है अनौपचारिक शिक्षा की, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा आपको कहीं भी किसी भी समय किसी भी जगह पर आप प्राप्त कर सकते हैं, और प्राप्त कर आपने समाज में बैठकर उठकर ये शिक्षा बहुत ही ज़रूरी होती है। पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के प्रति रुचि, जिज्ञासा और कल्पना का विकास करना है। रुचि, जिज्ञासा और कल्पना का विकास करना है। कल्पना यानी चिंतन करना, ठीक है। विषय वस्तु बालक के पूर्व ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। विषय वस्तु को रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। और प्रतिकूल का अर्थ है विपरीत, के विपरीत। अनुकूल का अर्थ है के अनुसार। अनुकूल का अर्थ है किसी व्यक्ति के अनुसार, किसी चीज़ के अनुसार, किसी व्यक्ति व्यवहार के। और मनोवृत्ति का अर्थ है मूल व्यवहार, मतलब आपके मनोवृत्ति में क्या है, व्यवहार आपकी कैसी है, ठीक है। बालक के वास्तविक व्यवहार को पर्यावरण के अनुसार करना ही अनुकूल मनोवृत्ति कहलाती है। पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना है। बालक को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना ही संवेदनशीलता का विकास करना कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों जो ये ऐसा आप देख रहे हैं, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के प्रति सरोकार का अर्थ है उत्पन्न करना, ठीक है। सरोकार का अर्थ है उत्पन्न करना यानी लगाव उत्पन्न करना, किसी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी चीज़ के प्रति लगाव उत्पन्न करना ही सरोकार कहलाता है। एनसीएफ 1975 में प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति ने एनसीएफ 1975 की अध्यक्षता की थी। एकीकृत उपागम को 1975 में प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति ने एकीकृत उपागम शब्द को दिया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि एनसीएफ 1975 में
इनसेप 1975 में एकीकृत उपागम की अध्यक्षता किसने की थी और एकीकृत उपागम का शब्द किसने दिया था? तो आप बताएंगे प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति ने सन 1975 में अध्यक्षता की थी और एकीकृत उपागम शब्द को प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति ने दिया था। ठीक है, ये बताएंगे। एनसीएफ 2005 में अपना अध्ययन वर्ष 2000 ईस्वी से प्रारंभ किया था। ठीक है, एकीकृत उपागम शब्द को प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति ने दिया था। प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति ने दिया। प्राथमिक स्तर पर विविध विषयों को बालक के पर्यावरण के साथ जोड़ते हुए पढ़ाना ही एकीकृत उपागम कहलाता है। एकीकृत उपागम क्या है? तो आप बताएंगे प्राथमिक स्तर पर विविध मतलब अनेकों विषयों को बालक के पर्यावरण के साथ जोड़ते हुए पढ़ाना ही एकीकृत उपागम कहलाता है। उनके पुराने बच्चों को सीखने के 3 पक्ष होते हैं। बच्चों को सिखाने के 3 पक्ष होते हैं, यानी सीखने के ज्ञानात्मक पक्ष, जैसा कि आप देख रहे हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है परिवेश का परिचय यानी स्मृति स्तर, और भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है परिवेश के माध्यम से यानी समझ स्तर, कौशल स्तर। ठीक है, प्रेम, दया आदि सकारात्मक कौशल स्तर है। क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत है पर्यावरण संरक्षण, गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण करना ही। ठीक है, सीटेट ईवीएस में इसमें है विसर्पी लता क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है विसर्पी लता क्या है? विसर्पी लता को आप पुदीना, तरबूजा, खीरा है। विसर्पी लता है जो जमीन पर उगते हैं, जो जमीन पर रहते हैं, फलते फूलते हैं, जो जमीन पर ही नीचे की ओर झुककर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, जैसे पुदीना हुआ, खीरा हुआ, तरबूजा हुआ। ठीक है दोस्तों, ये विसर्पी पौधा यानी लता है। आरोही लता पौधा किसे कहते हैं? तो आरोही मनी प्लांट, जो दीवार में चिपकते हुए या पेड़ में चिपकते हुए अपना वो आगे की ओर किसी के सहारे ऊंचाई पर चढ़ते रहते हैं। मनी प्लांट हुआ, मटर हुआ, देखो मटर किसी सरसों के पेड़ पे चढ़ जाता है या कहीं भी किसी का भी सहारा लेके मटर कहीं ना कहीं अपनी लताओं के माध्यम से ऊपर चढ़ जाता है। करेला हुआ, तरोई हुई, नेनुआ हुआ, ये तीनों आरोही लता पौधा है। ठीक है, लाइकेन किसका प्राकृतिक सूचक है? वायु प्रदूषण का है। लाइकेन किसका प्राकृतिक सूचक है? वायु प्रदूषण का है लाइकेन। और इसमें वायु प्रदूषण का है। ठीक है, लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। सहजीवी पौधा लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक माना जाता है। छिपकली में श्वसन का अंग क्या है? फेफड़े के माध्यम से छिपकली जो है श्वास लेती है। बालकों में दूध के दांत कितने होते हैं? बालकों में दूध के दांत 20 होते हैं। 20 दांत होते हैं। बालकों में दूध के दांत 20 होते हैं। और 2 से 4 घंटे सोने वाला जीव क्या है दोस्तों? 2 से 4 घंटे सोने वाला जीव हाथी है। ठीक है, हाथी 2 से 4 घंटे सोता है एनसीईआरटी के हिसाब से। जिराफ 2 घंटे आराम करती है। जिराफ 2 घंटे आराम करती है। अन्यथा सबसे कम सोने वाला जानवर है जिराफ। जिराफ 2 घंटे आराम करती है। स्लॉथ सबसे आलसी जीव है। स्लॉथ सबसे आलसी जीव है जो 17 से 18 घंटे सोता है, वह भी उल्टा लटक कर पेड़ में और भालू जैसा दिखता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके बारे में बताएं तो यह हफ्ते में एक ही बार शौच के लिए नीचे उतरता है। इतना आलसी ये जीव है। परिवार के कार्य का विभाजन मैकाइवर ने किया था। मगर मैकाइवर के क्वेश्चन आए तो परिवार के कार्य का विभाजन किसने किया था? मैकाइवर एवं पेज ने किया था। और इन्होंने आवश्यक कार्य, अनावश्यक कार्य पर भी अपनी बात कही है। जैसे आवश्यक कार्य है शैक्षिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, लैंगिक व्यवस्था। अनावश्यक कार्य है मनोरंजन के साधन की व्यवस्था करना, अनावश्यक कार्य है। सरसों का साग, मक्के दी रोटी कहाँ पर प्रचलित है? पंजाब में प्रचलित है। सरसों के साग और मक्के दी रोटी। बिहार में लिट्टी चोखा, दाल चावल बहुत फेमस है। और मध्य प्रदेश में भुट्टे की खीर की
महत्वपूर्ण भूमिका है। एक एक्वाकल्चर में पालन होता है अर्थात जलीय जीव से। एक्वाकल्चर जिसमें मछली, शैवाल, समुद्री जीव, अन्य जलीय जीव आते हैं। एक्वाकल्चर में पश्मीना और अंगोरा ऊन प्राप्त होते हैं। कहाँ पर? बकरी से प्राप्त होते हैं पश्मीना, और जम्मू कश्मीर में प्राप्त होते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में होती हैं। हल्दी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है जहाँ सबसे ज़्यादा हल्दी पाई जाती है? ये क्वेश्चन आ जा सकता है। और उसको मसालों का घर भी बोला जाता है। तो आप बताएंगे केरल को हल्दी का उत्पादन केरल को सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन राज्य कहा जाता है, और केरल में ही केरल को ही मसालों का घर कहा जाता है। पोचमपल्ली किस राज्य की पारंपरिक कला है? पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लेकिन अब तेलंगाना की पारंपरिक कला है पोचमपल्ली। और बद्ध अंत वाले प्रश्नों की प्रकृति क्या है? बहुविकल्पीय बद्ध अंत वाले प्रश्न हैं, और इन्हीं को अभिसारी प्रश्न बोलते हैं। बद्ध अंत वाले प्रश्न को बहुविकल्पीय यानी एक रूपीय प्रश्न। पर्यावरण के 5 ई क्या हैं? एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, और जिसे परिष्कृत वर्णन, गलतियों त्रुटियों का सृजन, ये इवोल्यूशन, ये 5 है। एनसीएफ के अनुसार एनसीएफ 2005 किस कक्षा से पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक का अनुमोदन करता है? तो तीसरी कक्षा एनसीईआरटी का पाठ्य पुस्तकों को लिया गया है एनसीएफ में। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसको मैंने बनाया है, और आपको कुछ थोड़ी बहुत अपनी जानकारी के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ, जिससे आप अपने सीटेट में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। दोस्तों, फिर अगली वीडियो कल पड़ेगी। आपको धीरे धीरे हम वीडियो ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे, जिससे आप अच्छे से अपनी सीटेट की तैयारी कर सकें। और दोस्तों, यदि वीडियो मेरी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।